हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की, हिंदी में जिसे कहते हैं भारतीय राजनीति और सरकार। डिस्कस करेंगे इसकी यूनिट 3। इससे पहले यूनिट 2 कवर कर चुके हैं अपनी हम। यूनिट 3 हमारी है केंद्र और राज्य स्तर पर राजनीतिक संस्थान। यूनिट 3 का चैप्टर 1 स्टडी करेंगे इस वीडियो में हम, जो हमारा है प्रधानमंत्री। टोटल 3 चैप्टर है इस यूनिट के अंदर। पहला चैप्टर है प्रधानमंत्री, दूसरा है संसद, तीसरा है न्यायपालिका। तो पर वीडियो इसको कवर करेंगे। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम पे जाके आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। टेलीग्राम पे जाके आप सर्च कीजिए एकलव्य स्नातक 1। यहाँ पर जो भी लेक्चर आप एकलव्य स्नातक पर देखते हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है एज ए नोट्स, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लें। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। यूजर नेम आपके सामने है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले परिचय को, या यूं कहें इस पार्ट के इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, संगठित समाज में जो भी समाज संगठित होता है उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, और उन्हीं के द्वारा ही वो समाज चलता है। उन्हीं नियम और कानून के द्वारा ही उस देश को जो है वो चलाया जाता है। तो चूंकि भारत एक संगठित समाज है, भारत एक संगठित देश है, तो यह भी एक संविधान के थ्रू चलता है। तो सरकार के यहाँ 3 अंग हैं। एक है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। विधायिका का क्या काम है? देखिए, सरकार के कानून निर्माण करने वाले अंग को विधायिका कहते हैं। यानी सरकार के लिए जो कानून का निर्माण करता है उसे कहते हैं विधायिका। विधायिका का काम है देश के लिए कानून का निर्माण करना, देश की जनता के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसके अच्छे विकास के लिए जो है कानून का निर्माण करना किसका काम होता है? विधायिका का काम होता है। विधायिका पर समाज के हित के लिए कानून निर्माण निर्माण करने का उत्तरदायित्व होता है। यानी जो विधायिका होती है वो समाज के हित के लिए कानूनों का निर्माण करती है। वहीं कार्यपालिका का काम होता है जो कानून व्यवस्था को क्रियान्वित करती है। यानी ये जो कानून व्यवस्था विधायिका के द्वारा बनाई जाती है जनता के लिए, उसको किस प्रकार से क्रियान्वित करना है, कैसे उसको कार्यान्वित करना है, ये काम किसका होता है? कार्यपालिका का होता है। वही न्यायपालिका का क्या? न्यायपालिका का कार्य भिन्न भिन्न परिस्थितियों में मौजूदा कानूनों के आधार पर निर्णय देना है। न्यायपालिका समाज में न्याय का अभिरक्षक है। यानी न्यायपालिका का काम है कि जो कानून बनाए गए हैं उनका पालन जो जनता के द्वारा किया जा रहा है, क्या उसमें कुछ कोई त्रुटि हो रही है, क्या कोई कानूनों को नुकसान पहुंचा रहा है, क्या कानून में जो आपसी झगड़े हैं उनको किस प्रकार से सुलझाना है। ठीक है। तो यानी कि 3 जो पिलर है मेन भारतीय सरकार के, वो तीन तीन मेन पिलर है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है जो कानून बनाए गए हैं उनको क्रियान्वित करना, और न्यायपालिका का काम है कि जो कानून बनाए गए हैं क्या वो ठीक प्रकार से उनका निर्वहन हो रहा है, क्या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, क्या कोई समस्या तो उत्पन्न नहीं हो रही है, और समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसका निवारण किस प्रकार करना है, ये काम होता है न्यायपालिका का। प्रधानमंत्री हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए, प्रधानमंत्री जो होता है वो संविधान द्वारा, भारतीय संविधान की बात करें तो संविधान द्वारा भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई है। क्योंकि भारत में एक लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया गया है, तो लोकतंत्र प्रणाली के अंदर जो भी सत्ता को चलाने वाला होता है उसको जनता के द्वारा जो है चुना जाता है। इसकी मुख्य विशेषता सरकार का उत्तरदायित्व जो निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से संविधान के प्रति एवं लोगों के प्रति निरंतर बना रहता है। इस व्यवस्था में 2 कार्यकारी मुखिया होते हैं। ठीक है। लोकतंत्र प्रणाली के अंदर 2 कार्यकारी मुखिया होते हैं जो मेन जिनका रोल होता है इसके अंदर। एक होता है जो संवैधानिक, जो राष्ट्रपति है। एक होता है, दूसरा होता है वास्तविक, जिसका प्रयोग प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। बेसिकली राष्ट्रपति का जो पद होता है वो एक तरीके से नाम मात्र का होता है। संविधान को, संविधान के तरीके से चलने वाला संवैधानिक पद हमारा राष्ट्रपति का होता है। ठीक है। और जो वास्तविक प्रैक्टिकल के रूप में देश को चलाता है वो पद होता है प्रधानमंत्री का। ठीक है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद जो होता है वो वास्तविक रूप से देश को चलाते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी प्रधान की भूमिका निभाता है। यानी एक प्रधानमंत्री जो निर्वाचित किया जाता है, ठीक है, चुना जाता है प्रधानमंत्री को, उसके नीचे एक उसका मंत्रिपरिषद होता है जो जिसका काम होता है क्या? कार्यकारी प्रधान की भूमिका जो है उसका मंत्रिपरिषद जो है निभाता है। प्रधानमंत्री परिषद का प्रमुख संसद का नेता, देश का नेता, दल का नेता और सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का प्रतीक के रूप में
उसका स्वरूप होता है किसका, प्रधानमंत्री का। यानी मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, संसद का नेता होता है, देश का नेता होता है, दल का नेता होता है, और सर्वोच्च राजनीति शक्ति का प्रतीक जो प्रस्तुत करता है वो करता है प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद का जो उल्लेख है वो 3 बार किया गया है। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता व परामर्श के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, यानी एक मंत्री परिषद का निर्माण किया जाएगा जिसकी सहायता और परामर्श कौन देने वाला होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की परामर्श से करेंगे। यानी जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, जो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है, वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, और जो मंत्री परिषद के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनको चुनता कौन है, उनको प्रधानमंत्री चुनता है। और तीसरा है अनुच्छेद 78 78। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने का दायित्व या उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री का होगा। यानी कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना यदि राष्ट्रपति को दी जानी है तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो है राष्ट्रपति को सूचना या जानकारी दी जाएगी। उप प्रधानमंत्री की बात करें तो देखिए, उप प्रधानमंत्री का यदि हम संविधान की तरफ से देखें तो संविधान में उप प्रधानमंत्री का जो पद है उसका कोई प्रावधान नहीं है, किंतु व्यवहारिक राजनीति में उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। यानी व्यवहारिक राजनीति को चलाने के लिए उप प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। उप प्रधानमंत्री चुने जाने वाला व्यक्ति कैबिनेट मंत्री के समान होता है। ठीक है, अब तक जो है वो कई उप प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति हो चुकी है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, वाई चौहान, चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण अडवाणी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये विभिन्न प्रकार के उप प्रधानमंत्री अपने अपने जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल थे उसके दौरान चुने गए हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 बताता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति को। तो अनुच्छेद 75 केवल यही उल्लेखित करता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 75 में लिखा हुआ है कि भाई राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति सीधे तौर से किसी व्यक्ति को चुन ले और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दे। ऐसा नहीं है, इसका अर्थ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर दे। एक प्रणाली है, एक विधि पूर्वक जो है प्रधानमंत्री को चुना जाता है, जिसे संसदीय व्यवस्था कहा जाता है। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जब देश में आम चुनावों का गठन होता है तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के मुखिया को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति हेतु बुलाया जाता है और प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। यानी जब देश के अंदर लोकसभा के आम चुनाव होते हैं, ठीक है, लोकसभा के आम चुनाव में जो दल अपना बहुमत साबित करता है लोकसभा में, उस दल के नेता को चुना जाता है। उस दल के द्वारा जिस नेता को चुना जाता है, ठीक है, उस दल के द्वारा जिस व्यक्ति को प्रमोट किया जाता है, उस व्यक्ति को जो राष्ट्रपति है वो उसको प्रधानमंत्री के रूप में चुनता है और उसको जो है प्रधानमंत्री की शपथ दिलाता है। यानी बेसिकली राष्ट्रपति का काम क्या है, राष्ट्रपति का काम है कि प्रधानमंत्री को शपथ दिलाना राष्ट्रपति का काम है। राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत विवेक अधिकार का प्रयोग उस स्थिति में भी करता है जब लोकसभा में किसी दल का स्पष्ट बहुमत ना हो। कई बार ऐसा होता है कि भाई लोकसभा के अंदर किसी पार्टी का जो है, किसी दल का जो है वो पूर्ण बहुमत नहीं आता, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में गठबंधन की सरकार बनती है। और गठबंधन की सरकार जब बनती है तो उस समय जो है राष्ट्रपति अपने विवेक अधिकार से या उन जो गठबंधन करके जिन्होंने जिस व्यक्ति को प्रमुख बनाया है उसको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति बड़े दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। 1989 में ऐसा हुआ था जब लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, तो राष्ट्रीय मोर्चा के नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त एवं नियुक्ति और योग्यता के संदर्भ में संविधान मौन है। यानी प्रधानमंत्री की कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, किसी भी ऐसा कोई मानदंड नहीं है कि भाई इस मानदंड को पार करने वाला व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बनेगा। तो ऐसी कोई योग्यता का निर्माण जो है संविधान के द्वारा नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। यानी प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति होता है जो राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है और लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है। यदि वह नियुक्ति के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसे किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी आवश्यक हो जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है और वो किसी भी सदन का सदस्य उस समय नहीं है,
तो उसके पास 6 महीने का वक्त होता है कि वो किसी भी एक सदन की सदस्यता जो है वो ग्रहण कर ले। हालांकि दोनों सदन की सदस्यता जो है वो प्रधानमंत्री ग्रहण कर सकता है। प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो देखिए 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री को चुना जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता, क्योंकि लोकसभा के अंदर जो बहुमत है, ठीक है, जिसका बहुमत है उसी की पार्टी जो है सरकार चलाती है, ठीक है, और बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। तो जब तक बहुमत है लोकसभा में तब तक सरकार चलती है। वैसे तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन यदि लोकसभा के अंदर बहुमत गिरा दिया जाए तो सरकार भी गिर जाती है। जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक वह अपने पद पर रहेगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित द्वारा प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है। यानी यदि सरकार जो है, जो उसका दल है नेता का, यदि उसका दल उसके विपक्ष में, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया जाए लोकसभा में नेता उसके दल के नेता के विरुद्ध, तो क्या होगा, सरकार गिर जाएगी और ऐसे में कार्यकाल भी जो है वो समाप्त हो जाता है। 10 जुलाई 1979 को लोकसभा के विरोध दल के नेता यशवंत राव चट्टान ने, ठीक है, चट्टान नहीं है ये, यशवंत राव ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया था। देखिए 79 में क्या हुआ था, मोरारजी देसाई की सरकार आई थी और मोरारजी देसाई की सरकार को गिराने के लिए यशवंत राव ने जो है अविश्वास प्रस्ताव को ले आए थे। ये जो इसका दल था, इस दल से जो है वो अलग हो गए थे। तो रातों रात मोरारजी देसाई ने जो है फिर अपना क्या करा था, इस्तीफा दे दिया था। सरकार गिरने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि अगले दिन सरकार गिर जाती। तो ऐसा हुआ था कब, 10 जुलाई 1979 को। प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों की बात करें तो देखिए मंत्री परिषद का गठन करना सबसे पहला काम प्रधानमंत्री का होता है कि वो अपने एक मंत्री परिषद का गठन करे, जिसके अंदर उसके कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है। फिर उन मंत्रियों को मैं विभागों का वितरण करता है, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है तो यहाँ विभिन्न प्रकार के विभाग है, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, कृषि, बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है वो होते हैं। उनका विभागों का जो है वितरण किया जाता है, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल पर कड़ी, यानी कि पूरी तरीके से नजर रखी जाती है मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री के द्वारा। मंत्रिमंडल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। विभिन्न विभागों पर जो है एक तरीके से प्रशासनिक रूप से नजर बनाए रखता है अपना प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के संदर्भ में कार्य करता है प्रधानमंत्री, ठीक है। राष्ट्र के नेता के रूप में कार्य करता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तथा नीति निर्धारण, प्रधानमंत्री जो है वो देश के लिए घरेलू नीति और विदेशी नीति का निर्माण करता है। प्रधानमंत्री आपातकाल की स्थिति में अलग कार्य करता है। विभिन्न आयोग एवं परिषद के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री काम करता है, और कुछ अनुग्रह की शक्तियां होती है प्रधानमंत्री की। तो इनको विस्तार से डिस्कस करते हैं। देखिए संसद के संदर्भ में यदि हम बात करें तो ब्रिटेन के भांति, ठीक है, ब्रिटेन के भांति ही हमारा संविधान भी है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो हमारी लोकसभा है, ठीक है, उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। इसी प्रकार ब्रिटेन में भी होता है। प्रधानमंत्री के परामर्श से ही राष्ट्रपति संसद का सत्र शुरू करने के आदेश देता है, ठीक है। राष्ट्रपति को जो एक तरीके से सलाह दी जाती है कि भाई संसद का सत्र को शुरू किया जाए, तो वो सलाह कौन देता है, प्रधानमंत्री देता है राष्ट्रपति को, और फिर राष्ट्रपति जो है संसद के सत्र को शुरू करने के आदेश देता है। प्रधानमंत्री सदन में सरकार की नीतियों से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाएं करता है। देखिए हर सरकार की अपनी कुछ अहम नीतियां होती है जिसके दम पर जो है चुनाव लड़ा जाता है, ठीक है। और उन चुनाव को जीतने के बाद जो है वो जो दल जीत करके आता है वो अपनी नीतियों को, अपनी महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणाएं जो है वो करता है। सरकार की नीतियों का बचाव कर विरोधी दल की आलोचनाओं का उत्तर देता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का ये काम होता है कि वो सरकार की नीतियों का बचाव कर और विरोधी दल जो आलोचना करते हैं उसकी नीतियों की, उनको उत्तर दे, ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से किसी भी समय लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है। यह अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री को ही होता है कि वो किसी भी समय राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि भाई लोकसभा को भंग कर दिया जाए। राष्ट्रपति को लिखित परामर्श 44वां संविधान संशोधन देकर लोकसभा को भंग करवा सकता है। ये एक 44वां संविधान संशोधन है जिसके द्वारा राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग करवा सकता है। विभिन्न विभागों के बीच कड़ी, देखिए इसका क्या मतलब होता है, प्रधानमंत्री कैबिनेट का प्रधान होता है। जो कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं, ठीक है, उसका प्रधान कौन होता है, उसका केंद्र बिंदु कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है।
तो प्रधान होने के नाते वो महत्वपूर्ण कार्य करता है। वह विभिन्न विभागों में उत्पन्न होने वाली आपसी समस्याओं, झगड़ों तथा मतभेदों को सुलझाता है। यानी कैबिनेट मंत्रियों के बीच यदि विभागों को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई आपसी झगड़ा है, ठीक है, कोई मतभेद है, तो उसको सुलझाने का काम प्रधानमंत्री करता है। कहीं ना कहीं एक बीच में कड़ी का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। कुशल एवं प्रभावी प्रशासन के लिए यह अनिवार्य शर्त है कि इन विभागों में आपसी सहयोग एवं समन्वय हो। प्रधानमंत्री यह सोच समझ के निर्णय लेता है कि किस व्यक्ति को, किस मंत्री को क्या विभाग देना है, और उसके साथी जो मंत्री है उनके बीच क्या समन्वय है, क्या सहयोग है, इन सभी का ध्यान रखते हुए विभागों का बंटवारा किया जाता है। और ये मेन काम होता है प्रधानमंत्री का कि जो भी मंत्री हैं, जो भी कैबिनेट मंत्री है, एक तो वो आपस में सहयोग करें और उनका आपस में समन्वय हो, तभी तो देश चल पाएगा, तभी देश की तरक्की हो पाएगी, नहीं तो आपस में झगड़ा करते रहेंगे लोग। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रधानमंत्री विभिन्न विभागों में कड़ी का काम करता है, यानी जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो विभिन्न विभागों के मंत्रियों को जोड़ने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। एक तरीके से सेंटर की भूमिका निभाता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के संदर्भ में बात करें तो देखिए, राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है प्रधानमंत्री। जब भी कोई सलाह लेनी होती है राष्ट्रपति को, तो वो किससे लेता है? वो प्रधानमंत्री से लेता है। जब भी राष्ट्रपति को कोई बातचीत करनी होती है सरकार के लिए, सरकार की नीतियों के लिए, तो वो सीधा प्रधानमंत्री से बात करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार के रूप में काम करता है कौन? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति लगभग प्रत्येक मुद्दे पर प्रधानमंत्री से सलाह लेते हैं एवं उनके द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति करता है। देखिए, हमारे देश में विभिन्न जो बड़ी बड़ी पोस्टें होती हैं ना, जैसे महान्यायवादी हो गया, ठीक है, महानियंत्रक हो गया, ठीक है, महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गया, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो गया, तो ये सारी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं। ठीक है, ये संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी होता है ना, यूपीएससी, इसके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति। ठीक है, महालेखा परीक्षक जो जो भी ये पूरा जो बोर्ड चलाते हैं एजुकेशन का, ठीक है, इनके नियंत्रण में जो काम होता है एजुकेशन सिस्टम का पूरा सा, तो वो महालेखा परीक्षक नियंत्रक होते हैं। तो ये बड़ी बड़ी जो पोस्टें होती हैं, ये किसके द्वारा नॉमिनेट की जाती है? ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति ऐसा कब करता है? ये राष्ट्रपति करता है मंत्रिमंडल के साथ, और मेन होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की देखरेख में ये सारे काम होते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर ये सारे काम होते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल मिलकर के राष्ट्रपति को अप्रोच करते हैं कि भाई इस व्यक्ति को ये पद जो है वो दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय नेता के रूप में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्र का नेता होता है। ठीक है, राष्ट्र का नेता होता है। संपूर्ण राष्ट्र प्रधानमंत्री की ओर सुशासन एवं पथ प्रदर्शन के लिए निगाह लगाए होते हैं। यानी पूरा जो देश होता है वो राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री होता है उसको एक तरीके से फॉलो करता है। ठीक है, तो उसके लिए जो जो उसके लिए भावना होती है वो पथ प्रदर्शन वाली होती है। यानी लोग एक तरीके से फॉलो करते हैं प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री लोगों का मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। ठीक है, पथ प्रदर्शन के रूप में कार्य करता है। भारत में चुनाव भी जो है वो प्रधानमंत्री के नाम पर लड़े जाते हैं, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री होता है ना, प्रधानमंत्री का पद इतना अहम होता है कि पूरे देश की जनता जो है उस व्यक्ति को फॉलो करती है, उस व्यक्ति से जुड़ना चाहती है, और उसी के नाम को लेकर ही प्रत्येक राज्य के अंदर जो है चुनाव लड़े जाते हैं। ठीक है, सेंटर लेवल पर जो चुनाव लड़े जाते हैं वो प्रधानमंत्री को लेकर के ही, उसके नाम से ही चुनाव लड़े जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1980 में इंदिरा गांधी ने चुनाव जीता था। ठीक है, पूरा जो चुनाव लड़ा गया था वो इंदिरा गांधी के ऊपर लड़ा गया था। पूरे देश ने जो वोटिंग की थी वो इंदिरा गांधी को लेकर के की थी, ना कि किसी नेता को देख करके की थी। ऐसी 1998 में लोकसभा का चुनाव लड़ा गया था। ये लड़ा गया था अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर लड़ा गया था, और उस समय नारा था कि अब की बारी अटल बिहारी। ठीक है, उस समय ये नारा दिया गया था, अब की बारी अटल बिहारी। तो पूरा का पूरा जो चुनाव जीता गया था वो अटल बिहारी के नाम पर जीता गया था। इसी प्रकार से 2014 में आपने देखा होगा, 2014 में जो नरेंद्र मोदी की सरकार जीत करके आई थी, वो नरेंद्र मोदी की सरकार उनके नाम पर जीत करके आई थी। ठीक है, और उस समय नारा दिया गया था अब की बार मोदी सरकार। तो एक तरीके से जो प्रधानमंत्री का पद होता है, ठीक है, उस पद पर जो व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, उसी के नाम पर जो है चुनाव को, जो आम चुनाव होते हैं उसको लड़ा जाता है। प्रधानमंत्री तथा नीति निर्धारण की बात करें तो देखिए, भारत की विदेश नीति,
एवं घरेलू नीति के निर्माता के रूप में प्रधानमंत्री की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ना केवल देश की डोमेस्टिक अच्छी नीति बनाता है, डोमेस्टिक के लिए घरेलू नीति बनाता है, ठीक है, इसके साथ साथ वो ये भी ध्यान रखता है कि भाई जो आसपास के पड़ोसी देश हैं, विदेशी जो देश है, उनके साथ भारत के कैसे संबंध हो, किस प्रकार की नीतियों का निर्माण किया जाए। तो ये सभी कार्य जो है प्रधानमंत्री के होते हैं। आज प्रधानमंत्री कार्यालय देश की नीति निर्धारण का प्रमुख स्रोत है। जो प्रधानमंत्री कार्यालय होता है वो देश के लिए नीति निर्धारण का एक प्रमुख स्रोत है। चाहे वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, ठीक है, संविधान संशोधन हो, आदि जितने भी क्रांतिकारी फैसले लिए गए हैं वे सभी किसके द्वारा लिए जाते हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा लिए जाते हैं। जो भी बड़े बड़े फैसले देश के हित में लिए जाते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल पर हो या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो, तो वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री सभी महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारण करता है जो देश के हित में होती है। इन सभी नीतियों में वह सरकार के प्रमुख प्रवक्ता का काम करता है। राष्ट्र के नाम संदेश में वह जनता के समक्ष अपनी सरकार की नीतियों को प्रस्तुत भी करता है। ठीक है, जो भी नीति बनाई जाती है, यदि किसी नीति से जनता जो है वो बेरुखी है या जनता उस नीति को समझ नहीं पा रही है, तो अब जनता को समझाने का काम भी कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम भी जो है प्रधानमंत्री तय करता है। मंत्री परिषद की बात करें तो देखिए, मंत्री परिषद एक बड़ा निकाय होता है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। ठीक है, एक बड़ा निकाय बनाया जाता है, उसके अंदर 60 से 70 लगभग मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 35 से 70, सॉरी, 35 से 70 इसके अंदर सदस्य होते हैं, और 60 से 70 लगभग इसके अंदर मंत्री होते हैं। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 में संशोधन कर प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% तक ही रहेगी। ठीक है, यानी मंत्री परिषद की जो भी अधिकतम सदस्यों की संख्या होगी वो लोकसभा के 15% तक होगी। ऐसा जो है प्रावधान रखा गया। कब रखा गया? सन 2003 में। वहीं मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय होता है। ठीक है, मंत्रिमंडल कैबिनेट होता है, एक छोटा निकाय होता है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। यह मंत्री परिषद का एक भाग होता है। मंत्रिमंडल में 12 से 25 तक सदस्यों की संख्या होती है। मंत्रियों के प्रकार की बात करें तो देखिए, मंत्रिमंडलीय मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर जिसे कहते हैं, यह अपने अपने विभागों के प्रमुख होते हैं। यह मंत्री परिषद का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, जो भी इन्हें विभाग दिया जाता है उसके प्रमुख होते हैं ये नेता। ठीक है, और अपने मंत्री परिषद का एक महत्वपूर्ण भाग होता है ये। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। जो प्रधानमंत्री होता है वो एक मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है। जब जब भी उसे बैठक बुलानी होती है तो वो बैठक बुलाता है, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। इसकी बैठकों की कार्रवाई गुप्त रखी जाती है, यानी जो भी डिसीजन इसके अंदर लिए जाते हैं ना, कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा जो भी मीटिंग चलती है प्रधानमंत्री के साथ, उसके निर्णय जो है वो गुप्त रखे जाते हैं। इसके द्वारा निर्णय सामूहिक रूप से, इसी के द्वारा जो है जो निर्णय जो लिए जाते हैं ये बाद में चल करके नेताओं के द्वारा सामूहिक किए जाते हैं। राज्य मंत्री क्या होता है? देखिए, यह मंत्री परिषद की दूसरी श्रेणी में आते हैं। मंत्री परिषद की जो दूसरी श्रेणी होती है उसे राज्य मंत्री कहते हैं। इन्हें स्वतंत्र विभाग भी दिया जा सकता है। यह आमंत्रण मिलने पर बैठक की कार्रवाई में भाग लेते हैं, यानी जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की मीटिंग होती है उसमें राज्य मंत्री जो होते हैं वो जब प्रधानमंत्री चाहेगा तभी आएंगे। ठीक है, वैसे ही वो कैबिनेट मिनिस्टर या इन मीटिंग में नहीं आ सकते। उसी के नीचे होते हैं उप प्रधानमंत्री। राज्य मंत्री के नीचे होते हैं उप मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं, उप मंत्री। यह मंत्री परिषद की तीसरी श्रेणी के मंत्री होते हैं। यह सहायक मंत्री के रूप में कार्य करते हैं। जिस मंत्री के अधीन वह कार्य करते हैं उसे कार्य आवंटित करता है। यह मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये राज्य मंत्री के नीचे एक तरीके से काम करते हैं उप मंत्री, और ये जो भी बैठक होती है मंत्रिमंडल की, इसके अंदर ये पार्टिसिपेट, इस मीटिंग में ये लोग नहीं जाते हैं। भारत में प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद की बात करें तो देखिए, 75(1) अनुच्छेद 75(1) राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, तथा राष्ट्रपति मंत्री परिषद का गठन गठन प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। यानी जो मंत्री परिषद बनाया जाता है उसको एक तरीके से फाइनलाइज किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्रियों के विभाग का बंटवारा, उनके बीच सामंजस्य स्थापना, पदोन्नति का अधिकार प्रधानमंत्री का होता है। यानी किस मंत्री को क्या विभाग देना है, किस मंत्री को
मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाना है, ठीक है, ये सब किसके पास अधिकार होते हैं? प्रधानमंत्री के पास होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सभी गतिविधियों तथा कार्रवाई का नेतृत्व करता है। जो भी मंत्रिपरिषद की कैबिनेट मिनिस्टर की जो बैठकें होती है, ठीक है, उनकी गतिविधियों को चलाना, क्या उसमें काम होना है, क्या फैसले लिए जाने हैं, ठीक है, उन सब का नेतृत्व कौन करता है? उन सब का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। संसदीय शासन व्यवस्था में भारत के संविधान द्वारा प्रधानमंत्री को काफी शक्तियां प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री संपूर्ण मंत्रिपरिषद एवं प्रशासन का निरीक्षण करता है एवं नियंत्रण करता है। यानी पूरा कंट्रोल जो होता है मंत्रिपरिषद का, वो किसके हाथ में होता है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है, पीएम के हाथ में होता है। पीएम ही निरीक्षण करता है भाई कौन मंत्री कैसा काम कर रहा है, क्या वो ठीक काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसके विभाग को बदलना है, नहीं बदलना है, ठीक है, विभाग में उसका क्या रोल रहना है। तो ये सारे काम पीएम के होते हैं, ठीक है। पीएम एक तरीके से सेंटर होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री दल और संसद की बात करें तो संसद, देखिए संसद लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, ठीक है, लोकसभा का सदस्य होता है प्रधानमंत्री। बहुमत दल का नेता होने के कारण उसे अन्य राजनीतिक दलों के साथ वैचारिक भिन्नता तथा प्रधानमंत्री होने के कारण शासकीय दबाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक तो बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, दूसरा लोकसभा का सदस्य है, तीसरा पूरी जनता को प्रेजेंट करने वाला, ठीक है, पूरे देश को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति होता है प्रधानमंत्री। तो उसके ऊपर काफी दबाव होता है, ठीक है, उसके ऊपर काफी जिम्मेदारियां होती है, उसके ऊपर काफी उत्तरदायित्व होता है। संसद के पटल पर प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक प्रस्ताव एवं वार्षिक बजट को निर्धारित करने में प्रधानमंत्री की अहम भूमिका होती है, ठीक है, जो भी हर साल बजट पेश किया जाता है उसके अंदर प्रधानमंत्री की अहम रोल रहता है, ठीक है। जो भी विधेयक प्रस्ताव किए जाते हैं उसके अंदर अहम रोल रहता है। जो भी संशोधन किया जाता है उसमें प्रधानमंत्री का अहम भूमिका होती है। प्रश्न काल, देखिए प्रश्न काल जब संसद के अंदर प्रश्न काल चलता है तो प्रश्न काल के अंदर उत्तर देने का उत्तरदायित्व भी प्रधानमंत्री का बन जाता है। विश्वास मत प्रस्ताव, अविश्वास मत प्रस्ताव के समय प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका सत्ताधारी दोनों की भूमिका में प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। यानी जो प्रधानमंत्री होता है उसे ना केवल अपने मंत्रियों का बल्कि विपक्ष में बैठे जो मंत्री होते हैं उनके भी सभी प्रश्नों का उत्तर जो है वो देना होता है। किसी भी प्रधानमंत्री के लिए विपक्ष के आरोपों, आलोचनाओं का सामना करना कठिन कार्य होता है। कोई भी जो प्रधानमंत्री होता है, विपक्ष आप सभी जानते ही हैं, विभिन्न प्रकार के आरोप लगाते हैं, आलोचना करते हैं प्रधानमंत्री की, तो इन सभी को जवाब देना, इन सभी को झेलने का काम भी किसका होता है? पीएम का होता है। प्रधानमंत्री की भूमिका के निर्माण में उसे अपने स्वयं के दल सहयोगी एवं विपक्षी दलों के सांसदों की क्षेत्रीय तथा व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान भी करना पड़ता है। ना केवल उसे अपने दल के बल्कि विपक्षी दल के नेता जो जो भी चुनकर आए हैं, जो भी सांसद, ऐसा नहीं है कि भाई पूरे इंडिया के अंदर, जैसे मान लो अभी इस टाइम बीजेपी है, ठीक है, बीजेपी लीड कर रही है, पूरे प्रधानमंत्री बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी, और बीजेपी पार्टी जो है पूरे इंडिया में लीड कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के ही सारे सांसद है पूरे इंडिया में। ऐसा भी है, जैसे दिल्ली के अंदर देखिए, तो दिल्ली कह रहा हूँ, किसी और राज्य के अंदर जाएंगे तो वहां पर देखेंगे आप किसी और पार्टी के सांसद बने हुए हैं। तो उनको लीड करना भी प्रधानमंत्री का काम होता है। विपक्षी दल के जो भी सांसद होते हैं उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाना, उनके स्टेट की समस्याओं को सुलझाना। जैसे किसी स्टेट के अंदर किसी और पार्टी की सरकार है, जैसे अभी हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार है, तो उस सरकार को नेतृत्व करना, उस सरकार का नेतृत्व करना, उसके नेताओं का समाधान करना, ये सभी काम भी किसके होते हैं? प्रधानमंत्री के होते हैं। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर प्रधानमंत्री वाला खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।